आज है 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई सख्त डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया है। पहले उम्मीद थी कि जल्दी कोई बड़ा एक्शन होगा, लेकिन अब करीब 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है, जिससे सिचुएशन क्लियर होने के बजाय और ज्यादा लटक गई है और सस्पेंस बढ़ गया है। स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ना पूरी तरह वॉर शुरू हो रही है और ना ही खत्म हो रही है। जब तक मार्केट को ये समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, तब तक बड़े इन्वेस्टर्स भी रिस्क लेने से बचते हैं, जिससे मार्केट में या तो गिरावट आती है या फिर साइडवेज यानी बिना डायरेक्शन के मूवमेंट देखने को मिलता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि भले ही एनर्जी या पावर प्लांट पर अटैक को टाल दिया गया हो, लेकिन बाकी जगहों पर टेंशन कम नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट में लगातार छोटे बड़े अटैक्स और जवाबी कार्रवाई जारी है, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे फैलता जा रहा है और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी इसी टेंशन का सीधा असर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लाई का बड़ा केंद्र है। जैसे जैसे डर बढ़ता है कि सप्लाई रुक सकती है, वैसे वैसे ऑयल महंगा होता है, जिससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इसका नेगेटिव असर स्टॉक मार्केट और आम लोगों की जेब दोनों पर पड़ता है। ओवरऑल स्थिति ये है कि मार्केट इस समय पूरी तरह से फंसा हुआ है, जहां ना साफ तेजी का माहौल है और ना ही पूरी तरह गिरावट का। 6 अप्रैल तक या उससे पहले कभी भी बड़ी खबर आ सकती है, इसलिए इस समय बिना सोचे समझे ट्रेड करने के बजाय थोड़ा संभल कर और खबरों पर नजर रखते हुए डिसीजन लेना ज्यादा समझदारी होगी। शुक्रवार का दिन शेयर बाजार के लिए काफी भारी रहा, जहां शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे पूरे दिन बिकवाली का दबाव बढ़ता गया और आखिर में बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। 2 दिन की जो रिकवरी आई थी वो पूरी तरह खत्म हो गई और बाजार लाल निशान में डूब गया। सेंसेक्स करीब 1690 अंक गिरकर 73,583 पर बंद हुआ और निफ्टी 487 अंक टूटकर 22,820 के आसपास आ गया। खास बात यह है कि निफ्टी का 22,850 के नीचे जाना एक नेगेटिव संकेत माना जा रहा है, जिससे आगे और कमजोरी का डर बना हुआ है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट की कमजोरी रही। अमेरिकी बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, जिसका असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ा, क्योंकि एक दिन पहले मार्केट बंद था और सारी नेगेटिव खबरें एक साथ असर दिखा गईं। रुपए में भी बड़ी कमजोरी आई, जो डॉलर के मुकाबले गिरकर 94.84 के रिकॉर्ड लो तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, जिससे बाजार पर और दबाव बनता है। आज रुपए में आई गिरावट एक बड़ा संकेत है कि ग्लोबल दबाव और डॉलर की मजबूती का असर भारतीय करेंसी पर साफ दिख रहा है। रुपया 94 के पार निकल गया, जिससे ये साफ है कि फिलहाल डॉलर की मांग ज्यादा है और रुपए पर दबाव बना हुआ है। कमजोर रुपए का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि भारत ज्यादा आयात करता है। कच्चा तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। हालांकि इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, जहां रुपए की कमजोरी से आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को फायदा मिलता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट विदेशों में सस्ते हो जाते हैं और उनकी कमाई बढ़ सकती है। सिर्फ करेंसी ही नहीं, बल्कि बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी है। 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड करीब 6.94% तक पहुंच गई, जिससे बैंक और एनबीएफसी सेक्टर के शेयरों में दबाव देखने को मिला, क्योंकि उनके लिए फंडिंग महंगी हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर आज सबसे ज्यादा दबाव में रहा, जहां बैंक निफ्टी करीब 1434 अंक गिरकर 52,275 पर बंद हुआ। पीएसयू बैंक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी रही, जिससे साफ दिखता है कि सरकारी बैंकों पर ज्यादा असर पड़ा। बाजार की चौड़ाई यानी मार्केट ब्रेथ भी काफी कमजोर रही। एनएसई में हर एक शेयर के मुकाबले 7 शेयर गिरे, जो ये दिखाता है कि गिरावट सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई थी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी इस गिरावट से नहीं बच पाए। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.3% और स्मॉल कैप करीब 0.6% गिरा, जिससे पता चलता है कि रिटेल निवेशकों पर भी असर पड़ा है। निफ्टी के ज्यादातर शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और इंडिगो जैसे बड़े नाम शामिल रहे। टाटा मोटर्स में करीब 5% की गिरावट आई, क्योंकि जेएलआर प्लांट में प्रोडक्शन रुकने की खबर से चिंता बढ़ गई। मिड कैप शेयरों में भी दबाव देखने को मिला, जहां पेटीएम, हुडको, भारती हेक्साकॉम, एमआरपीएल लिमिटेड और यूपीएल लिमिटेड जैसे शेयरों में तेज गिरावट आई, जिससे साफ है कि पूरे मार्केट में बेचैनी बनी हुई थी। हालांकि गिरते बाजार में भी कुछ शेयरों ने सहारा दिया, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में करीब 2% की तेजी आई, क्योंकि ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को अपग्रेड किया, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा।
तेल की कीमतों ने भी बाजार पर दबाव डाला, जहां ब्रेंट क्रूड करीब $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया। तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत जैसे इंपोर्ट करने वाले देश पर खर्च बढ़ता है, जिससे बाजार पर नेगेटिव असर पड़ता है। हालांकि ONGC लिमिटेड जैसे ऑयल शेयरों में तेजी देखने को मिली। बाजार में डर का माहौल भी साफ नजर आया, जहां इंडिया विक्स करीब 9% उछल गया। विक्स को डर का इंडेक्स कहा जाता है और इसका बढ़ना ये दिखाता है कि निवेशक आने वाले समय को लेकर चिंतित हैं। वीकेंड फैक्टर भी इस गिरावट में अहम रहा, क्योंकि ज्यादातर बड़े ग्लोबल फैसले और जियोपॉलिटिकल खबरें वीकेंड पर आती हैं, खासकर ईरान से जुड़ी खबरें। इसलिए ट्रेडर्स ने रिस्क कम करने के लिए पोजीशन हल्की कर दी। इस हफ्ते की बात करें तो बाजार लगातार 5वें हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ है, जो एक कमजोर ट्रेंड को दिखाता है। इससे पहले भी ऐसा लंबा गिरावट का सिलसिला पिछले साल जुलाई-अगस्त के दौरान देखा गया था। सेक्टोरल लेवल पर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहा, जहां बैंक निफ्टी 2% से ज्यादा गिरा। PSU बैंक और डिफेंस सेक्टर में करीब 4% तक की गिरावट आई, जिससे इन सेक्टर्स में कमजोरी साफ दिखी। हालांकि इस पूरे कमजोर माहौल में IT सेक्टर ने थोड़ा सहारा दिया, जहां IT इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़ा और निवेशकों को थोड़ी राहत मिली। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती करके आम लोगों और इंडस्ट्री को राहत देने की कोशिश की है। पेट्रोल पर टैक्स 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है, जिससे फ्यूल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं ऑयल कंपनियों के लिए भी ये कदम पॉजिटिव है, क्योंकि टैक्स कम होने से उनका मार्जिन बेहतर हो सकता है, डिमांड बढ़ सकती है और कैश फ्लो मजबूत होगा, जिससे आने वाले समय में इस सेक्टर के शेयरों में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। साथ ही सरकार ने डीजल और टरबाइन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि देश के अंदर इन ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। ग्लोबल संकट, खासकर मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए ये कदम ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया गया है। ग्लोबल मार्केट में भी उतार चढ़ाव जारी है, जहां पहले ब्रेंट क्रूड $108 तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में थोड़ा गिरकर करीब $105 के आसपास आ गया। फिर भी कीमतें पहले के मुकाबले काफी ऊंची बनी हुई हैं, जिससे बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। आज बाजार की इस भारी बिकवाली के बीच BSE 200 के कई शेयर अपने 52 वीक लो पर पहुंच गए। 52 वीक लो का मतलब होता है कि स्टॉक पिछले एक साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जो बाजार की कमजोरी का साफ संकेत देता है। बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, जहां IDBI बैंक करीब 4.5% गिरकर 63.8 रुपीस के 52 वीक लो पर पहुंच गया। इसके अलावा यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक भी 12 से 20% तक गिरकर नई निचले स्तर पर आ गए, जिससे PSU बैंकिंग में कमजोरी साफ दिख रही है। रियल एस्टेट और फाइनेंस सेक्टर भी दबाव में रहे, जहां लोढ़ा डेवलपर्स करीब 30% गिरकर 691 रुपीस के पास पहुंच गया। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी करीब 14% टूटकर अपने लो पर आ गया, जो ये दिखाता है कि हाई ग्रोथ सेक्टर में भी बिकवाली बढ़ी है। ऑटो और डिफेंस जैसे सेक्टर भी इस गिरावट से नहीं बच पाए, जहां टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स करीब 21% गिरा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी करीब 8% तक टूट गया, जिससे साफ है कि गिरावट पूरे मार्केट में फैली हुई है। कंज्यूमर और नई टेक कंपनियों में भी दबाव दिखा, जहां PNG हाइजीन एंड हेल्थ केयर करीब 20% गिरा और स्विगी भी 13% टूटकर 52 वीक लो पर आ गया। कुल मिलाकर ये गिरावट दिखाती है कि बाजार में डर और अनिश्चितता इतनी ज्यादा है कि हर सेक्टर में बिकवाली हो रही है। एयरलाइन और ऑयल सेक्टर दोनों में आज भारी दबाव देखने को मिला, जहां इंडिगो, स्पाइसजेट जैसे बड़े शेयरों में गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जिससे कंपनी का मार्केट कैप इंट्राडे में करीब 82,000 करोड़ रुपए घट गया। इसका असर पूरे बाजार पर पड़ा और सेंसेक्स और निफ्टी भी करीब 2% तक फिसल गए। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह सरकार द्वारा डीजल और ATF पर दोबारा विंडफॉल टैक्स लगाना रहा। डीजल एक्सपोर्ट पर 21.5 रुपीस प्रति लीटर और ATF पर 29.5 रुपीस प्रति लीटर टैक्स लगाने से कंपनियों की लागत बढ़ने और मार्जिन घटने का खतरा बढ़ गया है। एयरलाइन कंपनियों के लिए ये झटका और बड़ा है, क्योंकि ATF उनके कुल खर्च का बड़ा हिस्सा होता है। पहले से ही तेल की कीमतें ऊंची हैं और ऊपर से टैक्स बढ़ने से इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों के मुनाफे पर सीधा दबाव आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे बड़े एक्सपोर्टर के लिए भी ये फैसला अहम है, क्योंकि जामनगर रिफाइनरी से कंपनी बड़े स्तर पर डीजल और ATF एक्सपोर्ट करती है। ऐसे में टैक्स बढ़ने से कंपनी की कमाई और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर बढ़ते फ्यूल कॉस्ट, मिडिल ईस्ट तनाव और नई टैक्स पॉलिसी के कारण पूरे एनर्जी और एविएशन सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। हालांकि सरकार ने घरेलू राहत के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिससे आम लोगों को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने मिडिल ईस्ट में चल रहे ग्लोबल एनर्जी संकट को देखते हुए राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 20% बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कुल एलोकेशन अब करीब 70% तक पहुंच जाएगा। इसका मकसद इंडस्ट्री को गैस की कमी से बचाना और प्रोडक्शन जारी रखना है। इस अतिरिक्त एलपीजी सप्लाई का सबसे ज्यादा फायदा स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे सेक्टर को मिलेगा, खासकर उन इंडस्ट्रीज को जहां एलपीजी का इस्तेमाल जरूरी है और उसका कोई आसान विकल्प नहीं है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि देश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सप्लाई मजबूत बनी हुई है, रोज लाखों सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं और आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त स्टॉक पहले से सुरक्षित कर जा चुका है ताकि किसी तरह की घबराहट ना फैले। मिडिल ईस्ट में सप्लाई डिस्ट्रप्शन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जोखिम के चलते भारत अपनी एलएनजी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसी कड़ी में भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि उसे रशिया से एलएनजी खरीदने के लिए छूट दी जाए ताकि सप्लाई की कमी को संभाला जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रशिया के बीच एलएनजी सप्लाई दोबारा शुरू करने की तैयारी चल रही है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद बंद हो गई थी। हालांकि अब मार्केट सेलर्स मार्केट बन चुका है, यानी सप्लायर की ताकत ज्यादा है, इसलिए भारत को पहले जितने सस्ते और फायदेमंद सौदे मिलना मुश्किल हो सकता है। ग्लोबल स्तर पर एलएनजी सप्लाई पर भारी दबाव बना हुआ है, क्योंकि ईरान के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रभावित है और कतर जैसी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सप्लाई पूरी तरह ठीक होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं, जिससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। भारतीय बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में पिछले 1 साल में जबरदस्त विदेशी निवेश आया है, जहां करीब 12 से 13 बिलियन डॉलर की डील्स हुई हैं। इसमें से लगभग 8 to 9 बिलियन डॉलर सीधा कंपनियों के बैलेंस शीट में गया, जिससे छोटे और मिड साइज्ड बैंक पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं और अब वे ज्यादा लोन देने की स्थिति में आ गए हैं। इस कैपिटल इनफ्लो का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि जो छोटे और मिड साइज्ड बैंक पहले कमजोर माने जाते थे, अब वे तेजी से ग्रो कर सकते हैं। आने वाले 12 to 18 महीनों में इस सेगमेंट में और निवेश आने की उम्मीद है, जिससे पूरे सेक्टर का कंपटीशन लेवल और बढ़ने वाला है। लेकिन यही बढ़ता हुआ निवेश पुराने और बड़े खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन रहा है। जब मार्केट में ज्यादा पैसा आता है तो लोन देना आसान हो जाता है, जिससे ब्याज दरों और मार्जिन पर दबाव आता है और बड़े बैंकों का प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हो सकता है। ऐसे माहौल में अब वही कंपनियां टिकेंगी जो डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करेंगी, यानी सिर्फ एक सेगमेंट पर निर्भर ना रहकर कई क्षेत्रों में काम करें। बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे मल्टी सेगमेंट बिजनेस मॉडल अपनाकर कंपनियां कंपटीशन के बावजूद अपने मार्जिन और ग्रोथ को बनाए। मार्च 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि बड़े निवेशक फिलहाल बाजार को रिस्की मान रहे हैं और पैसा सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे गिरावट बढ़ रही है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड करीब 4.4% तक पहुंच गए हैं, जहां बिना ज्यादा जोखिम के अच्छा रिटर्न मिल रहा है। वहीं रुपया भी 94.78 प्रति डॉलर तक गिर गया है, जिससे विदेशी निवेशकों का असली रिटर्न कम हो रहा है और वे पैसा निकाल रहे हैं। मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमत $100 प्लस होने से भारत पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि हम ज्यादा तेल आयात करते हैं। इससे महंगाई और कंपनियों के खर्च बढ़ने का खतरा है, इसलिए निवेशक सतर्क हो गए हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में कंपनियों की कमाई यानी अर्निंग्स पर भी असर पड़ सकता है। निफ्टी 50 में डॉलर टर्म में करीब 17% गिरावट आई है और वैल्यूएशन 17.4x पर आ गया है, जो पहले 20x था। यानी शेयर थोड़े सस्ते जरूर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद विदेशी निवेशक वापस नहीं आ रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक रुपए की कमजोरी और ग्लोबल अनिश्चितता बनी रहेगी, बाजार पर दबाव जारी रह सकता है। सुज़लॉन एनर्जी का शेयर 4 रुपए से बढ़कर करीब 41 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी पुराने निवेशकों के लिए ये मल्टी बैगर बन गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शॉर्ट टर्म में 30 से 40 का सपोर्ट महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 110 से 120 रुपए तक जाने की संभावना बनी हुई है, खासकर अगर 80 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है। स्ट्रैटेजी की बात करें तो जिन निवेशकों ने नीचे के स्तर पर खरीदा है वे होल्ड कर सकते हैं या आंशिक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जबकि नए निवेशक गिरावट में एंट्री देखें। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बढ़ती डिमांड कंपनी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। Hyundai मोटर इंडिया के शेयर पिछले 1 महीने में करीब 21% गिर चुके हैं, जो ये दिखाता है कि मार्केट सेंटिमेंट फिलहाल काफी कमजोर बना हुआ है। ब्रोकरेज SETM मेहता ने भी स्टॉक पर होल्ड रेटिंग दी है और सिर्फ करीब 5% अपसाइड बताया है, यानी शॉर्ट टर्म में बड़ी तेजी की उम्मीद कम नजर आ रही है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर SUV और EV सेगमेंट में, जहां टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां लगातार मजबूत हो रही हैं। अगर Hyundai नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी में तेजी नहीं दिखाती तो मार्केट शेयर और भी घट सकता है।
लार्सन एंड टूब्रो को 1000 से 2500 करोड़ रुपए के बड़े घरेलू ऑर्डर मिले हैं, जिनमें गुजरात में फ्लोट ग्लास प्लांट और आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है और ग्रोथ की अच्छी संभावना बनी हुई है। इसके बावजूद शेयर करीब 3% गिरा, क्योंकि मिडिल ईस्ट तनाव से निवेशक चिंतित हैं। कंपनी की लगभग 49% ऑर्डर बुक इंटरनेशनल है और ज्यादातर खाड़ी देशों से आती है, इसलिए जियोपॉलिटिकल जोखिम का असर स्टॉक पर दिख रहा है। भले ही 95% प्रोजेक्ट्स अभी भी सामान्य रूप से चल रहे हैं। केपी एनर्जी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जहां जेके पेपर के लिए गुजरात में करीब 91.4 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसका मतलब कंपनी अब सिर्फ एक तरह की नहीं, बल्कि मिक्स्ड रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ की संभावना और मजबूत होती दिख रही है। HDFC बैंक अब MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में सबसे ज्यादा लेवरेज वाला स्टॉक बन गया है, यानी इसमें सबसे ज्यादा उधार लेकर ट्रेडिंग हो रही है। पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आगे था, लेकिन अब HDFC बैंक ने उसे पीछे छोड़ दिया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि इस स्टॉक में ट्रेडर्स की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। कोल इंडिया ने करीब 3300 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जिसमें 8 नई कोकिंग कोल वॉशरीज लगाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी कोल की क्वालिटी सुधारना चाहती है और इंपोर्ट कम करके खुद की सप्लाई चेन को मजबूत बनाना चाहती है, जिसमें टाटा स्टील के साथ पार्टनरशिप भी शामिल है। भारती एयरटेल ने सरकार से AGR ड्यूज में राहत की मांग की है और वोडाफोन आइडिया को मिली राहत का हवाला दिया है। AGR ड्यूज यानी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को देने वाली एक तरह की रेवेन्यू शेयर लायबिलिटी होती है, और अगर इसमें राहत मिलती है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर काफी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। HPCL और BPCL जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मॉर्गन स्टैनली ने पॉजिटिव आउटलुक दिया है, खासकर हाल की गिरावट के बीच। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री लेवल अच्छा है और हाल ही में टैक्स कट्स हुए हैं, जिससे रिफाइनिंग कंपनीज के मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं और विंडफॉल टैक्स का खतरा भी कम हो गया है। बायोकॉन लिमिटेड में मैनेजमेंट लेवल पर बड़ा बदलाव हुआ है, जहां श्रीहास तांबे को नया MD और CEO बनाया गया है और केदार उपाध्याय को CFO की जिम्मेदारी दी गई है। 1 अप्रैल 2026 से ये बदलाव लागू होंगे, जो कंपनी के फ्यूचर स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पर असर डाल सकते हैं। गुजरात गैस ने इंडस्ट्रीज को कहा है कि वे अप्रैल के लिए अपने गैस यूसेज को रिवाइज करें, क्योंकि प्राइसेस लगभग दोगुने हो गए हैं और सप्लाई भी टाइट हो रही है। अगर एलोकेशन 70% से कम हुआ तो कई इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन चालू रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे इंडस्ट्रियल आउटपुट पर असर पड़ सकता है। फेडरल बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करीब 490 करोड़ रुपए का बड़ा टैक्स रिफंड मिलने वाला है, जो कि शॉर्ट टर्म में बैलेंस शीट को सपोर्ट देगा, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। JNK इंडिया को अपने प्रमोटर JNK ग्लोबल से 300 से 600 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए क्रैकर फर्नेस पैकेज में सपोर्ट सर्विसेज और सप्लाईज देनी होंगी। कंपनी के हिसाब से ये लार्ज कैटेगरी का ऑर्डर है और इसे फरवरी 2028 तक पूरा किया जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक में चंडीगढ़ फ्रॉड मामले को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जहां इंटरनल जांच के दौरान 4 एम्प्लॉइज की भूमिका सामने आई है। बैंक ने इन सभी एग्जीक्यूटिव्स को इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया है, जिससे ये साफ है कि मैनेजमेंट इस मामले में अकाउंटेबिलिटी फिक्स